Hi everyone. So in this video we are going to start the topic motion, which is the first chapter of physics in class 9th. हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में इस चैप्टर के कुछ इंट्रोडक्टरी टर्म्स के बारे में बात करेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स दैट वी हैव टू डील विथ इन ऑर्डर टू गेट फर्दर विद दिस चैप्टर. तो क्या क्या वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमको इस वीडियो में डिस्कस करने हैं ताकि हम आगे ये चीज़ें समझ पाएँ, उसका मैंने एक छोटा सा यहाँ पर एक ब्रीफ दिया हुआ है. द फर्स्ट टॉपिक दैट वी गोइंग टू कवर इज़ व्हाट आर स्केलर्स, व्हाट आर वेक्टर्स, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का है वो है एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या होता है और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बातें करेंगे. और क्योंकि ये बहुत बेसिक है, अगर ये ठीक से क्लियर होगा तो हमें आगे आने वाले जो चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ डेरिवेशंस हैं, वो ईजिली क्लियर हो जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ मोशन, हाउ डू वी डिफाइन मोशन. मोशन आपके चैप्टर का नाम है, तो मोशन के बारे में हम पहले बात करेंगे कि हम मोशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. सो व्हेन आई ट्राई टू डिफाइन मोशन, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज व्हेन समथिंग इज मूविंग वी कॉल इट टू बी इन मोशन. अगर हम कहते हैं कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो चीज़ मोशन में है. हमारे लिए मोशन का सबसे इजी जो तरीका है समझाने का वो है मूवमेंट. अगर कोई चीज़ अभी यहाँ पर थी, अगर कोई इंसान अभी यहाँ पर था और कुछ टाइम बाद वो यहाँ से यहाँ पर आ गया है ना, तो क्या हुआ, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई. क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन हुआ. और इस चेंज इन पोजीशन से हमें क्या पता चला, दैट दी पर्सन इज़ मूविंग. इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दैट पर्सन इज़ अंडरगोइंग मोशन. वो इंसान क्या कर रहा है, वो मोशन कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है. तो उसकी जो चेंज इन पोजीशन है, इट इज़ गोइंग टू टेल अस दैट देयर इज़ मूवमेंट एंड दैट मूवमेंट इज़ गोइंग टू टेल अस दैट देयर इज़ मोशन. तो अगर मोशन को आप सबसे ईजीएस्ट टर्म्स में डिफाइन करना चाहें तो आप ये कहेंगे, इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन पोजीशन or a person or a body is moving, then we call that person or body to be in motion. सबसे important बात, सबसे basic बात. Then how do we define this position? इस position को हम लोग कैसे define कर सकते हैं? इस position को define करते हैं हम लोग as location of an object with respect to a particular point. किसी एक point के हिसाब से किसी एक दूसरी object का location. देखिए इसको समझते हैं थोड़ा सा. अगर मैं कहूँ कि आपको ये पॉइंट की जो लोकेशन है, लोकेशन समझ रहे हैं ना, इसकी ये कहाँ पर है, ये आपको डिफाइन करना है, तो आप किसी एक दूसरे पॉइंट के रेफरेंस से इस पॉइंट को डिफाइन कर पाते हैं. देखिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ. अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ए पॉइंट को डिफाइन करो कहाँ पर है, तो आप इसकी ना इस एंड से डिस्टेंस बता देंगे कि इस एंड से इतना दूर और ये नीचे से इतना दूर, तब आपका ए पॉइंट मिल जाएगा किसी को भी. आप फॉर एग्जांपल देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि आपको कोई बाहर से आ रहे हैं बनबसा में एंड दे वांट टू विजिट आवर पर्टिकुलर स्कूल, उनको हमारे स्कूल आना है, तो वो आपसे पूछेंगे ना कि बेटा आपका स्कूल कहाँ पर है, मैं कहाँ पर आके मिलूँ, रुकूँ. तो आप बताएंगे उनको कि सर व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम खटीमा टूवर्ड्स टनकपुर, आप जब खटीमा से टनकपुर की तरफ आते हैं तो बनबसा में जो बस स्टॉप पड़ेगा वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर हम लोग मान लेते हैं दैट द स्कूल इज़ 1 किलोमीटर फ्रॉम द बस स्टॉप ऑफ बनबसा. तो आपने क्या किया, आपने बनबसा के बस स्टॉप से अपने स्कूल का पोजीशन बताया. बनबसा के बस स्टॉप से ना, बस स्टॉप से आपने बताया कि हमारा स्कूल कहाँ पर है, हमारा स्कूल कहाँ पर है. तो आपने एग्जैक्टली किया क्या, देखिए आपने स्कूल की लोकेशन शेयर करी और किसके हिसाब से करी, किसकी हेल्प से करी, बनबसा बस स्टॉप के, है ना. तो आपने क्या किया, आपने इस स्कूल की पोजीशन बताई विथ रिस्पेक्ट टू बनबसास बस स्टॉप. जिसके हिसाब से आप ये पोजीशन को बता रहे हैं, इसको आप कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस. जिसकी हेल्प से आप कहीं की लोकेशन या पोजीशन किसी से शेयर कर रहे हैं, उसको आप कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस. तो बेसिकली किसी एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस की हेल्प से किसी और जगह की लोकेशन बताना, किसी और जगह की पोजीशन बताना, हमको पता चलता है कि भाई कोई चीज़ कहाँ पर है, किसी और पॉइंट ऑफ रेफरेंस की वजह से. और वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हम लोगों ने किसी की पोजीशन समझ ली.
अगर वो पोजीशन पर ही है, उसी पोजीशन पर है, तो हम कहते हैं मोशन नहीं हो रहा है। अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कहते हैं मोशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आज हम लोगों ने देखा बनबसा बस स्टॉप से स्कूल 1 किलोमीटर पर ही है और हम लोगों ने 2 दिन बाद देखा तब भी स्कूल वहीं पर है, इसका मतलब द पोजीशन ऑफ द स्कूल इज सेम, चेंज तो नहीं हुआ। और इफ चेंज इज नॉट देयर देन वी डू नॉट से दैट मोशन इज हैपनिंग, वी कॉल इट दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। हमारा जो स्कूल है या कोई और ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, रेस्ट पर है। अगर मोशन नहीं है, इफ देर इज नो मूवमेंट, देन वी कॉल इट टू बी इन रेस्ट। ठीक है, चलिए, तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए हम लोगों ने बात करी अभी की 5 किलोमीटर दूर कोई चीज़ है ना, या फिर जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, या फिर 5 मिनट्स टाइम लगेगा। तो ये सब क्या है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। हम लोगों को कोई ना कोई फिजिकल चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ रही है। अगर हमको टाइम एक्सप्लेन करना है तो हम इतना लिखेंगे, अगर हमको टेम्परेचर बताना है तो हम ये लिखेंगे, अगर डिस्टेंस बतानी है तो ये लिखेंगे। तो कोई ना कोई फिजिकल चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑफ 2 टाइप्स, राइट। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑफ 2 टाइप्स। व्हाट आर दोज 2 टाइप्स? दोज 2 टाइप्स आर स्केलर एंड वेक्टर। 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए इनका अगर हम पहले डेफिनेशन देखें तो वो ये होती है दैट स्केलर क्वांटिटीज़ आर गोइंग टू हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा एंड नो डायरेक्शन। वो किस पर डिपेंड करती हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं और डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती हैं। वेयर एज वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो उनके अंदर क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अभी हम लोगों ने बेसिकली क्या समझा है, दैट स्केलर क्वांटिटीज़ आर गोइंग टू हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ आर गोइंग टू हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल होते हैं डिस्टेंस एंड टाइम, और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स होते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड वेट। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अभी हम लोगों ने ईजी करने के लिए 2 एग्जाम्पल्स की बात कर ली, एटसेट्रा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या समझ में आया अभी तक, फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप की हैं, एक है स्केलर और एक है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब हमको ये समझना है कि डायरेक्शन होता है या नहीं होता है, इसका मतलब क्या है। डायरेक्शन होता है या नहीं होता है, इसका मतलब ये है दैट दे डू नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, दे डू नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। उनके कैलकुलेशन पर, उनकी वैल्यू पर डायरेक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन या ऑन द डायरेक्शन। तो कोई भी वैल्यू पर उनकी डायरेक्शन का फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से 5 सेकेंड्स, तो 5 सेकेंड्स को डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 5 सेकेंड्स ही हैं, आप यहाँ से कहीं भी तरफ कैलकुलेट करेंगे 5 सेकेंड्स ही हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ जिसको फ़र्क नहीं पड़ता डायरेक्शन का, उनको आप कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़, और जिनको फ़र्क पड़ता है उनको आप कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। इसको हम थोड़ा आगे समझेंगे अभी। इनके 2 एग्जाम्पल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एक है डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा इन डिटेल बात करेंगे दैट व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्टेंस, डिस्टेंस इज एक्चुअली डिफाइंड एज द एक्चुअल लेंथ या फिर टोटल पाथ लेंथ। मतलब कि अगर आप इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, फिर आप इस पॉइंट तक पहुंचते हैं, और मान लीजिए आपने जो रास्ता ट्रैवल किया वो ऐसा था, आप ऐसे पूरा घूम के गए और फिर आप बी पर पहुंचे। तो ये जो आपने रास्ता ट्रैवल किया, तो इस पूरे में जो भी लेंथ आपने कवर करी है, इस पूरे रास्ते में जो भी लेंथ आपने कवर करी है इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, उसको आप कहते हैं डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ। जो भी आपने पूरा रास्ता कवर किया है उसमें आपने जितनी भी डिस्टेंस मेजर की हो, जितनी भी डिस्टेंस आपने ट्रैवल की हो, उसे आप कहते हैं दैट इट इज़ द डिस्टेंस। आपसे अगर कोई पूछता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है, इट इज़ द टोटल पाथ लेंथ। नाउ व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस? हम कैसे मेजर करते हैं डिस्टेंस को? वी मेजर इट इन मीटर। हम लोगों ने
कैसे मेजर करते हैं इसे, हम मेजर करते हैं मीटर में। अब मीटर के साथ इट कैन बी किलोमीटर्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, डिपेंडिंग अपॉन कितनी बड़ी डिस्टेंस छोटी डिस्टेंस है, पर ऐसा यूनिट जो हमारी होती है वो मीटर रहती है। इसका एक एग्जाम्पल है, देखिए डिस्टेंस को हम समझ रहे हैं अभी, तो हम लोगों ने क्या किया, वी स्टार्टेड एट अ पॉइंट ए। मान लीजिए यहाँ पर अ पर्सन वॉज देयर एट पॉइंट ए, वो ए से पहले बी तक गए, बी से सी तक गए, सी से डी तक गए और डी से ई तक गए। ए से बी के बीच की डिस्टेंस है 5 मीटर्स, बी से सी की डिस्टेंस है 10 मीटर्स, सी टू डी इज 5 मीटर्स एंड डी टू ई इज 7 मीटर्स। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है दैट व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ई, उनके ए से लेकर ई तक पहुंचने में उन्होंने टोटल डिस्टेंस क्या ट्रैवल करी, एंड वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ या टोटल पाथ लेंथ। तो हम क्या करेंगे, हम लोग सारी डिस्टेंस को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी डिस्टेंस कितनी है 5, यहाँ पर है 10, देन 5, देन 7। तो द आंसर इज गोइंग टू बी 5 + 10 + 5 + 7 विच मीन्स 27 मीटर्स। तो 27 मीटर्स टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। ठीक है, जिस रास्ते से वो गए उस रास्ते पर जो भी उन्होंने ट्रैवल करने में पाथ कवर किया उस पूरे को प्लस कर दीजिए, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, what is displacement now? Displacement is defined as the shortest path between initial and final position। देखिए बहुत छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है पर बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच में। डिस्टेंस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन का कोई जिक्र नहीं है। डिस्टेंस का मतलब है जो भी रास्ता आपने ट्रैवल किया उस पूरे रास्ते में आपने जितना भी रास्ता कवर किया वो है डिस्टेंस। पर डिस्प्लेसमेंट में कहीं पर भी रास्ते की बात ही नहीं हो रही है, कहीं पर भी पाथ लेंथ की बात नहीं है ना, एक्चुअल पाथ कवर्ड की बात नहीं है। किस चीज़ की बात है, एक तो शॉर्टेस्ट पाथ की और एक किसकी बात है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन की। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है दैट डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। कहाँ से शुरू किया, कहाँ पर खत्म किया, उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, अगर आपसे कहा जाए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट पाथ बताइए, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, शॉर्टेस्ट कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट होगी, है ना। तो हम लोग ये समझते हैं सॉरी, हम लोग ये समझते हैं दैट डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है आपने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पर ख़त्म किया। रास्ते में आप कैसे ही गए हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या क्या आप घूम के आए हैं, कहाँ कहाँ घूम के आए हैं, कहाँ रुके हैं, कहाँ नहीं रुके हैं, डज नॉट मैटर। वॉट मैटर्स इज इनिशियली कहाँ से शुरू किया, फाइनली कहाँ पर ख़त्म किया, उन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए और उस लाइन का लेंथ मेजर कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो इसका एक एग्जाम्पल देखिए, इसका भी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा था, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस क्या है, एक ये डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन को फर्क पड़ेगा तभी उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं, एंड स्केलर्स आर नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय डायरेक्शन, दैट इज वाई डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल, I started from this particular point. I started from O, I went to A and then I went to B. पहले O से A तक गए, फिर A से B तक गए। O से A की डिस्टेंस है 3 मीटर्स और A से B की डिस्टेंस है 4 मीटर्स। तो हमने क्या ट्रैवल किया, पहले O से A फिर A से B। अगर हम पूछें कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए डिस्टेंस क्या होती है, O से A तक जो गए वो डिस्टेंस और A से B तक जो गए वो डिस्टेंस, दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि टोटल पाथ लेंथ निकालना है। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, देखिए O से लेकर B तक जाने के लिए डिस्टेंस कैसे निकलेगी, 3 मीटर्स पहले और 4 मीटर्स बाद में, तो टोटल कितना हो गया, 7 मीटर्स। पर अब अगर हम आपसे पूछें कि नहीं डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, शुरुआत कहाँ से करी, यहाँ से, और एंड कहाँ पर किया, यहाँ पर, तो उसको रास्ते से तो फर्क ही नहीं पड़ता है। दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच में एक लाइन खींचिए और इस लाइन की लेंथ निकाल लीजिए,
तो ये लाइन की लेंथ हम कैसे निकाल पाएंगे? हम ऐसे निकालेंगे, वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो वी आर गोइंग टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर। पाइथागोरस थ्योरम वो क्या देगी? ओ बी इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, √25 is going to give you 5 meters. So the displacement is 5 and the distance is 7. All right. हम लोगों ने क्या देखा? दैट डिस्प्लेसमेंट इज, शुरुआत कहाँ से करी, खत्म कहाँ पे किया, उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, और डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ, कहाँ से कहाँ गए, क्या क्या कवर किया, दैट इज डिस्टेंस। हम लोग अब कुछ छोटी सी कंपैरिजन की टेबल बनाएंगे ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, उसकी बात करेंगे। The first thing that we are going to talk about here is that displacement is always less than or equals to distance. Displacement जो होता है वो या तो distance से कम होगा या फिर उसके बराबर होगा, पर ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसा हमने एग्जाम्पल यहाँ पे भी देखा, देखिए डिस्टेंस कितना आया हमारा 7 मीटर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 मीटर्स, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा है ना। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो आई स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए रीच टू पॉइंट ई, तो हम लोगों ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 27 मीटर्स। पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कहूँ तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ से शुरू करेंगे, ये जो टोटल 5 है ये, और ये जो ऊपर का 5 था ये, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर्स, एंड 10 इज लेस देन 27, है ना। तो हम लोग क्या समझेंगे इन सब एग्जाम्पल से? दैट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन और इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब सेकेंड पॉइंट क्या आता है? दैट इफ द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, अगर हमारा जो मोशन है वो एक ही डायरेक्शन में है, मतलब ए से लेके बी तक, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्शन चेंज किया, फर्स्ट आई मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, फिर मैं ऊपर चला गया, फिर से राइट, फिर नीचे, तो मैं डिस्टेंस का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा हूँ। अगर हम लोग एक ही सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, मान लीजिए ए से बी तक में गया, तो देखिए ए से बी तक जाने में मेरा डिस्टेंस क्या होगा ट्रैवल्ड? 5 मीटर्स, और मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आई स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड आई रीच्ड बी, तो ए और बी इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन बना दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 5 मीटर्स, है ना। तो इफ द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, अगर मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में है, तो हमें क्या पता चलता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर गोइंग टू बी इक्वल। फाइन। द थर्ड पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज डिस्टेंस कैन ऑलवेज बी पॉजिटिव ओनली। डिस्टेंस जो होती है वो सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है फॉर एनी काइंड ऑफ मोशन, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर समझिए, अगर कोई चीज़ ने चलना शुरू किया यहाँ से, तो वो यहाँ से कहीं भी जाए, अगर मान लीजिए यहाँ जाए या यहाँ जाए या यहाँ जाए, तो कुछ ना कुछ तो लेंथ कवर किया होगा, है ना। तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, चाहे 1 सेंटीमीटर हो, चाहे 1 मिलीमीटर हो, कुछ भी हो, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है ये समझिए। एक्सक्यूज मी, आई स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए और मैं ये पूरा घूम कर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आई केम बैक टू पॉइंट ए। ठीक है, मैंने शुरू कहाँ से किया? ए से। मैंने ख़त्म कहाँ पर किया? ए पर। तो ए से ए पर तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? 0। My initial and final position is the same, that is why my displacement is 0। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है? जब आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? दैट क्वेश्चन इज दैट आपने शुरुआत करी फ्रॉम पॉइंट पी, you traveled to point Q and you came back to point R। ठीक है, इसको अच्छे समझिए। पहले हम गए P से Q तक और फिर हम गए Q से R तक।
तो आपने इनिशियल पॉइंट क्या है, आपने शुरू कहाँ से किया, आपने शुरू किया P से, और आपका फाइनल पॉइंट क्या है, आपने ख़त्म कहाँ पे किया, आपने ख़त्म किया R पे। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। यू हैव टू टेल द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन यू ट्रैवल्ड फ्रॉम P टू R इन टोटल। पूरा P से लेके R तक जाने वाली जर्नी में, जिसमें आप पहले P से Q में गए, फिर Q से R में गए, आपका डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज कर सकते हैं और खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए, हम लोगों को क्या निकालना था? द फर्स्ट थिंग दैट वी वांटेड टू कैलकुलेट वाज व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, एंड द सेकंड थिंग वाज व्हाट वाज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्टेंस तो बहुत ईजी है। डिस्टेंस क्या होती है? जितना आपने ट्रैवल किया उस पूरे का पाथ लेंथ जोड़ दीजिए। तो जब आप P से Q की तरफ गए, P से Q तक जाने में आपने कितना ट्रैवल किया? 10 मीटर, है ना। और फिर आपने Q से R तक जाने में कितना ट्रैवल किया? 2 मीटर। तो अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहें तो आप दोनों को प्लस कर सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए आपने क्या किया? 10 + 2 एंड द आंसर इज 12 मीटर। ठीक है, अब बात आई डिस्प्लेसमेंट की। देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन का लेंथ। तो इनिशियल पोजीशन मैंने क्या बताया? इट वाज P, फाइनल पोजीशन वाज R। तो P से R के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 8 मीटर्स, है ना। ये कैसे आया? देखिए, टोटल वाज 10, इसमें से हम लोगों ने 2 वापस आ गए, तो बचा कितना? 8। तो ये 8 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। माई डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 8 मीटर्स। अब देखिए, इससे हम लोग ऊपर की एक प्रॉपर्टी क्लियर करना चाह रहे थे। वो कैसे हम क्लियर करते हैं, ये देखिए। अगर हम कहें कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है और R यहाँ पर है, R यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो अगर मैं यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करता हूँ तो मेरा डिस्टेंस कितना है? 10, यहाँ से यहाँ का 2। तो अब मेरा डिस्टेंस जो है वो अभी भी 12 ही है। पहले आई ट्रैवल्ड दिस 10 एंड देन आई ट्रैवल्ड दिस 2, माई डिस्टेंस इज 12। तो चाहे मैं Q से इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं, मैं आंसर निकालने के लिए 10 + 2 ही कर रहा हूं। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं पहले जो चला और बाद में जो चला उसे प्लस ही कर रहा हूं, दोनों केसेस में, चाहे मैं इधर जाऊं या मैं इधर वापस आऊं। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्शन को फर्क नहीं पड़ रहा है ना। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो देखिए, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट, अगर यहां पे मैं फाइनली रुका होता, अगर मैं Q के बाद इस तरफ ट्रैवल किया हुआ होता, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होता वो होता 10 + 2, क्योंकि मैं इधर को ट्रैवल किया। मेरा इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। बट व्हेन आई केम बैक, तो मेरा जो आंसर आया वो आया 10 - 2, है ना। हमारा भी आंसर कितना आया था? 8 मीटर्स। 8 मीटर कैसे आया? 10 - 2। तो अगर मैं उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूं तो प्लस हो रहा है, अगर वापस आ जा रहा हूं तो माइनस हो रहा है। इसका मतलब डायरेक्शन डिपेंडेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, दैट इज वाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑलराइट, चलिए, नाउ वील टॉक अबाउट मोशन। मोशन क्या होता है? व्हेन समथिंग इज मूविंग वी कॉल इट टू बी इन मोशन। दैट इज, ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। नाउ मोशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अगर हम लूजली इसको समझाएं, एक्सप्लेन करना चाहें, तो द फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड द सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वॉट इज यूनिफॉर्म मोशन? ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। वॉट इज यूनिफॉर्म मोशन? बहुत ईजी डेफिनेशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखिए, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देन इट इज अंडरगोइंग यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसी को आप थोड़ा सा समझिए कि अगर
फर्स्ट सेकंड में उसने ट्रैवल किया 2 मीटर, और फिर अगले फर्स्ट सेकंड में, मतलब फर्स्ट सेकंड में वो यहाँ पर था, सेकंड सेकंड में वो फिर से 4 मीटर पे था, फिर थर्ड सेकंड में वो कहाँ पर था, 6 मीटर पे था। ठीक है, तो इस एक सेकंड में इट ट्रैवल 2, इस एक सेकंड में इट ट्रैवल 2, तो हर एक सेकंड में वो कितना ट्रैवल कर रहा है, 2 मीटर्स। तो ये है यूनिफॉर्म मोशन। अगर पहली बार में वो चला 2 मीटर्स और उसके बाद वो चला, मान लीजिए पहले जब हमने चेक किया तो वो था 2 मीटर पे, और उसके बाद सेकंड सेकंड पे चेक किया तो वो था 7 मीटर पे, थर्ड सेकंड में चेक किया तो वो था 18 मीटर्स पर, है ना। तो ये जो डिफरेंस है, यहाँ तो वो चला 5 और यहाँ वो चल गया 11, दिस इज अनइक्वल डिस्टेंस, सो दैट इज वाई इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब हर सेकंड में अलग अलग कर रहा है, कभी 5 मीटर्स, कभी 15 मीटर्स, कभी 25 मीटर्स, कभी 1 मीटर, कभी रुक जा रहा है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देन वी हैव रेट ऑफ मोशन। रेट का मतलब होता है हम लोग टाइम से जब उसको कर रहे हैं, रेट किसके हिसाब से निकाल रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोगों ने रेट ऑफ मोशन को डिफाइन करने के लिए क्या लिख दिया, स्पीड। Speed is a term that you are already familiar with. How do you define speed? Speed is going to be distance traveled per unit time. जो हम लोग वही मोशन को डिफाइन कर रहे थे ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अब अगर मैं कहूँ इक्वल डिस्टेंस तो है, पर कितनी है, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है टाइम में, इस पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो वो कौन बताता है, स्पीड। स्पीड इज गोइंग टू टेल अस हाउ मच डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। स्पीड इज अ काइंड ऑफ स्केलर क्वांटिटी, ये हमें ध्यान रखना है। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। फॉर्मूला क्या है स्पीड का, यू ऑलरेडी नो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर हम लोगों ने लिखा हुआ है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की एसआई यूनिट क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें वैल्यूज डाल देते हैं। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जो यूनिट है वो है मीटर, टाइम की जो यूनिट है वो है सेकंड, तो स्पीड की जो यूनिट हो गई वो हो गई मीटर्स पर सेकंड। हर सेकंड में इतना मीटर्स, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन हियर दैट एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। नाउ वी हैव 4 काइंड्स ऑफ क्वांटिटीज। हम लोगों ने ऊपर देखिए स्टार्टिंग में बात की थी ना कि हम लोग 4 चीजें पढ़ेंगे, दिस इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, एक्सक्यूज मी। तो ये 4 चीजों की बातें हम लोग करते हैं। हम लोग उनके शॉर्ट हैंड नोटेशंस लिख रहे हैं। देखिए U स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म, NU स्टैंड्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म, A स्टैंड्स फॉर एवरेज एंड I स्टैंड्स फॉर इंस्टेंटेनियस। तो अगर कोई चीज इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल टाइम में, वो हमने ऊपर बात भी करी यूनिफॉर्म मोशन की ना, सेम है। देखिए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। एवरेज का मतलब होता है टोटल जर्नी में जो आपका कॉन्स्टेंसी निकली। अगर हम कहें पूरा अगर हम एवरेज लें, आपके फर्स्ट टेस्ट में मान लीजिए 50 मार्क्स आए, नेक्स्ट टेस्ट में आपके 100 आए, तो आप लोग एवरेज निकालते हो ना। एवरेज, तो एवरेज कैसे करते हैं, दोनों को प्लस कर दिया अपॉन टोटल जितने भी थे, 2 बार हुए 1 बार हुआ, उसको डिवाइड कर दिया। सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर। व्हाट इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऑलराइट, नाउ दिस इज अ न्यू टर्म दैट यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस, दिस इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंस। इंस्टेंस इन इंग्लिश का वर्ड, उसका मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर। अगर किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर आपसे पूछा जा रहा है कुछ, तो हम उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस। तो इस केस में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका कुछ फॉर्मूला नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं अभी, आप लोग क्लास 11th 12th में पढ़ेंगे इसके बारे में, पर अभी हमको डेफिनेशन पता होनी चाहिए that if a question is there which is asking you to define instantaneous speed, so you would define it as speed at a particular instance of time is known as instantaneous speed. ठीक है, now we are going to talk about velocity. जैसे हम लोगों ने speed की बात करी वैसे ही velocity. अब देखिए डिफरेंस सिर्फ ये है that यहाँ पर क्या था,
डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो स्पीड में हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस की और वेलोसिटी में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। याद करने का तरीका क्या है, वेलोसिटी डिपेंडेंट है डिस्प्लेसमेंट पर, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। स्पीड डिपेंडेंट है डिस्टेंस पर, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो हमें पता चल गया दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला गोइंग टू बी फॉर वेलोसिटी? बहुत ईजी है, जैसे वहां पर डिस्टेंस अपॉन टाइम था तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग मीटर्स में मेजर करते हैं, टाइम को सेकेंड्स में, तो मीटर अपॉन सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो गोइंग टू बी मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम लोग इसकी बात करें, सेम रहता है, देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पर जो वेलोसिटी है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एक छोटा सा नया फॉर्मूला आता है, वो है ये, इफ वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। अगर हमारी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज कर रही है तो हम एक नया फॉर्मूला लगा सकते हैं एवरेज वेलोसिटी का। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम तो था ही, एक नया फॉर्मूला आ गया विच इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। शुरुआत में जो वेलोसिटी थी उसे आप कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी, और फाइनली जो वेलोसिटी हो गई लास्ट में उसे आप कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। हम लोग इस चैप्टर में और फिजिक्स में इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं u से, और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अगर हमारी वेलोसिटी चेंज कर रही है यूनिफॉर्म रेट पर तो ये हमारा एक और फॉर्मूला हो गया। ऑलराइट, नाउ वी आर कमिंग टू द most important topic of this particular video and physics in general, if we are talking about kinematics etc. The topic is acceleration. Acceleration है क्या? देखिए, acceleration को अगर आप define करें तो acceleration is defined as rate of change of velocity with respect to time. Rate of change of velocity मतलब कि कितनी velocity change हो रही है time के हिसाब से। देखिए, आप लोगों ने किसी भी व्हीकल में ना, इफ़ इट इज़ अ बाइक और अ स्कूटर और अ कार और अ बस, यू माइट हैव केम अक्रॉस अ पर्टिकुलर डिवाइस कह सकते हैं उसे, जिसको आप एक्सेलरेटर कहते हैं। आपने बाइक्स में देखा होगा, वो जिसको आप घुमाते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। आपने कार्स वगैरह में अगर 4 व्हीलर्स में देखा है तो प्रेस करने के लिए एक पेडल होता है, तो उसको आप एक्सेलरेटर कहते हैं। तो एक्सेलरेटर इज गोइंग टू डू व्हाट, इट इज़ गोइंग टू चेंज द वेलोसिटी, इट इज़ गोइंग टू चेंज द वेलोसिटी। तो इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन हुआ। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, कितना वेलोसिटी चेंज हुआ टाइम के हिसाब से। तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 है, अगर चेंज इन वेलोसिटी हो ही नहीं रहा है तो आपका एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसको ऐसे समझिए, 25 मीटर पर सेकेंड से मैं चल रहा था पहले, और बाद में भी मैं 25 मीटर पर सेकेंड से ही चलता रहा, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 25 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। चेंज तो हुआ ही नहीं। अगर चेंज नहीं हुआ है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही है कि कितना चेंज हुआ टाइम में। कितना चेंज हुआ, 0 चेंज हुआ टाइम में, तो एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी 0। इसी को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो फॉर्मूला बनता है एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। अब चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने देखी यहाँ पर कैसे किया। इनिशियली जो मेरी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी वो थी 25, और फाइनल वेलोसिटी जो मेरी थी वो थी 25। मैंने चेंज कैसे निकाला, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, देखिए फाइनल माइनस इनिशियल,
और फाइनल को हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया था, v से, और इनिशियल को u से। तो फॉर्मूला क्या बन गया देखिए, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t। तो एक्सेलरेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट इज a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t। दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू गिव अस एक्सेलरेशन। नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, हाउ डू वी डू दैट? हम लोग a का फॉर्मूला लिखेंगे। a का फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड। देखिए हम लोगों ने a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी लिखना था ना। अब v माइनस यू से हमें क्या मिलेगा, एक स्पीड मिलेगी। देखिए मान लीजिए ये u है और ये v है, तो अगर मैं v माइनस यू कर दूं तो मुझे ये मिलेगा, ये है u और ये है v। v माइनस यू 2 बन जाएगा ना, 7 माइनस 5 इज गोइंग टू बी 2। इसकी यूनिट क्या होगी देखो, मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी, इस पर्टिकुलर चीज़ की जो यूनिट आएगी वो आएगी मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट तो मुझे पहले से ही पता है सेकेंड होती है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको एक बार थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअली समझिए, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। ये आप लोग वैसे तो आगे जाकर पढ़ेंगे जो मैं ये बता रहा हूँ, पर अगर अभी आप समझ लेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को ईजी लगेगा। जब मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ दैट एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड, और मुझे डेफिनेशन पहले से पता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है कि इतना मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हो रही है हर सेकेंड में। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक्सेलरेशन हमको ये बताता है कि इतना मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हो रही है हर सेकेंड। इसका मतलब इफ यू कम अक्रॉस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर ये आपको कहीं पर एक्सेलरेशन दिखता है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड। यहीं से तो ये बना था ना, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। इसका मतलब हर एक सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। पहले सेकेंड में उसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड में हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, अगले में हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए सब में वेलोसिटी का चेंज कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये हमें एक्सेलरेशन बताता है। एक्सेलरेशन आपको क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन आपको ये बता रहा है कि हर सेकेंड में आपकी कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऑलराइट, दिस इज एक्सेलरेशन। In the next videos, we'll cover some other topics that are going to be based on these particular basic topics. All right. Thank you so much.